हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम है वर्षा धीमान और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से यहाँ पर एफएसएसएआई का सेट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को साउंड इशू हो रहा था। तो इस वजह से कल का सेशन हमने रिमूव कर दिया था, राइट। तो आज आप लोगों का यहाँ पर एफएसएसएआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द क्लासेस ऑन टाइम एंड यू कैन विद अस। ओके। इसी के साथ साथ गाइस, आप लोग बार बार एडमिट कार्ड्स को लेकर पूछ रहे हैं। मैं भी टाइमली एडमिट कार्ड के लिए साइट चेक कर रही हूँ, लेकिन अभी एडमिट कार्ड आउट नहीं हुआ है। जैसे ही एडमिट कार्ड आउट होगा आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म। ठीक है, तो आप फिक्र मत करो, एडमिट कार्ड के बारे में आपको बता दिया जाएगा। चलिए फिर आज का डिस्कशन हम लोग करते हैं स्टार्ट। और साथ साथ में मैं आप लोग को कुछ होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। अभी फर्स्ट सेट के ही होमवर्क क्वेश्चन एंड सेकंड सेट के होमवर्क क्वेश्चन के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो रिलीज करूंगी, जिससे आपको सारी क्लियरेंस हो जाएगी अगर आपको कोई डाउट है तो। ओके। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है गाइस फॉर फर्दर अपडेट्स। इस एग्जाम रिलेटेड, अदर क्लासेस रिलेटेड सब कुछ अपडेट्स आपको यहाँ पर ही अवेलेबल होगा। और डेली आप लोग के लिए क्विज भी आती है कम्युनिटी पर, क्विज भी आप डेली लगाएं। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए स्क्रीन पर है। कॉर्डेक्स स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड टू, क्यों हम स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं। देखो यार, हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, अगर हम उस पर एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर देख लेते हैं या फिर एक सर्टेन उस पर ट्रेडिंग मार्क देख लेते हैं, एक ऑथेंटिक ट्रेडिंग मार्क देख लेते हैं, तो हमारा दिल संतुष्ट हो जाता है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करेंगे तो हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। तो उसी तरह से कोडेक्स स्टैंडर्ड्स का क्यों यूज किया जाता है, अगर वॉइस में अभी भी इश्यू, मैं भी बार बार चेक करते रह रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके। तो कॉडेक्स स्टैंडर्ड्स आर यूज टू इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन, ताकि आपको एक फूड प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू कलेक्शन होने वाला है वो बढ़ जाए। स्टैंडर्डाइज द प्रोडक्ट बाय द मैन्युफैक्चरर्स, जो भी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसने अब उस प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि दैट हैव अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, हमने वो सारी चीजें मेंशन कर दी है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फूड मैन्युफैक्चरर्स, जो भी फूड मैन्युफैक्चरर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन द फूड ट्रेड। अगर एक कॉमोडिटी को कॉड स्टैंडर्ड के अंदर कंसिडर कर लिया जाता है, इट मीन्स दैट दैट पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट इज कंज्यूमेबल बाय द पर्सन, और जो भी कस्टमर्स हैं वो उसको इजिली कंज्यूम कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। साथ साथ में जो भी फूड ट्रेड प्रैक्टिसेस है दैट विल बी फेयर। ओके। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके। adulterant, ठीक है। adultery is a different thing, adulterant is a different thing। adulteration of food आप लोगों ने सुना होगा भी, जैसे फेस्टिवल का टाइम है, दशहरा दिवाली, मिठाइयाँ मार्केट में आप लोग देखेंगे इतना बल्क में अवेलेबल होती है, लेकिन कभी आपने सोचा है जो पर्सन है, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर और जो हलवाई है जो उसमें डील कर रहा है, क्या उसके पास इतना बल्क में रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है इतनी सारी पब्लिक के डिमांड्स को पूरा करने के लिए? नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसे में वो क्या करता है, कुछ मतलब इंटेंशनली जानबूझकर कोई और सब्सटेंस को ऐड करता है। ठीक है, जैसे कि मावे की बर्फी है लेकिन मावा इतना अवेलेबल नहीं है, तो उसमें मैदा भी डाल देगा, उसमें कोई और इंग्रेडिएंट भी डाल देगा ताकि उसकी वॉल्यूम बढ़ जाए। आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मिलावटी मिठाइयाँ खाने की वजह से लोगों की तबीयत खराब होती है, क्योंकि हमारी हेल्थ को वो सूट नहीं कर पाते। तो दैट इज अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो अडल्ट्रेशन ऑफ फूड में जो आप सब्सटेंस डाल रहे हो उसको कहेंगे अडल्ट्रेंट। क्या कहेंगे? अडल्ट्रेंट। ठीक है। दिस इज एनी आर्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम अ डिजीज्ड एनिमल, कोई एनिमल जैसे कि आपकी काउ या बफेलो है, अभी वो डिजीज्ड है, उसको कोई बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तब भी आप उससे मिल्क एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर जो आपके पोल्ट्री एनिमल्स है आप उनको कंज्यूम कर रहे हो, तो जो भी उनसे प्रोडक्ट बनेंगे वो उसके अंदर भी डिजीज आएगी। जैसे कि जब बर्ड फ्लू का टाइम आता है, स्वाइन फ्लू का टाइम आता है, तो जितने भी डिजीज्ड एनिमल होते हैं उनको अलग से रखा जाता है और
और किल कर दिया जाता है सो दैट डिजीज स्प्रेड ना हो। और ये भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है इस समय पर आप नॉनवेज कंज्यूम ना करें, चिकन मटन कंज्यूम ना करें, है ना। तो कोई भी कलरिंग सब्सटेंस प्रिस्क्राइब, देखो हम लोग को बोला जाता है लड्डू में हम ये वाला कलर डालते हैं, लेकिन हमारे घर पे अवेलेबल नहीं होता तो हम कोई दूसरा कलर डाल देते हैं। तो क्या ये अडल्ट्रेंट है? ठीक है। एनी मेटेरियल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ अडल्ट्रेशन, कोई भी मटेरियल जिसका मेन उद्देश्य ही यही है कि आपके फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ करना, क्या उसको हम अडल्ट्रेंट कहेंगे? एनी आर्टिकल कंटेनिंग एनी पॉइजनस इंग्रेडिएंट, जिसके अंदर कोई जहरीला, देखो जरूरी नहीं है कि दैट ऑलवेज अडल्ट्रेंट विल बी hazardous फॉर योर हेल्थ। समटाइम्स ये नीड हो जाती है, जैसे कि हमारे घर में मैंने आपको कल, वो तो चलो वॉल्यूम कम थी उसमें वॉइस ही नहीं थी, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि मेरे घर में 3 लोग हैं, मैंने आज आलू की सब्जी बनाई है ग्रेवी वाली, ठीक है, तरी वाली आलू की सब्जी बनाई है। ऑल ऑफ सडन मुझे किसी की कॉल आती है कि यार हम लोग तुम्हारे घर पे आ रहे हैं डिनर के लिए, ठीक है, तो तैयार रहना। एंड मैं सोचती हूँ कि यार एक तो ये वैरायटी भी रख लूंगी जो मैंने आलू की सब्जी बनाई, एक कुछ नया बना लेती हूँ, ठीक है, कुछ नया ड्राई वेजिटेबल बना ले, ग्रेवी वाला कुछ और बना लेती हूँ और एक ये रख लेती हूँ। बट बीइंग अ वीमेन एंड बीइंग अ मतलब हाउस मेकर और होम मेकर, आई हैड अ थॉट कि ये कम ना रह जाए, तो मैं उसको थोड़ा और डाइल्यूट कर देती हूँ। तो दैट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस ऑफ अडल्ट्रेशन, क्योंकि मैंने उसके टेस्ट के साथ छेड़छाड़ की ना। पहले वो 3 लोगों के हिसाब से बना हुआ था वॉल्यूम में, अब मैंने उसको डाइल्यूट करके 6 लोगों में कन्वर्ट किया। तो दैट कोई भी मटेरियल जिसका पर्पस है कि इनिशियल जो स्टेज है, इनिशियल जो एक फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए उसके साथ छेड़छाड़ करना, दैट इज एन अडल्ट्रेट, दैट्स इट, ओके। चलो, अगला क्वेश्चन है, licensing authority for the manufacture of mineral water and packaged drinking water in India is, yes, लास्ट जो सेट था आप लोगों का, सेट नंबर 2, उसमें भी ये चीज पे कुछ डिस्कशन हुआ था। जो भी हमारे पैकेज्ड वाटर बॉटल्स होती हैं, ड्रिंकिंग वाटर्स होती हैं, उनको लाइसेंस करने का अथॉरिटी कौन है, किसके पास राइट है? तो इट इज ऑन BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आपके वाटर बॉटल्स और जो भी पैकेज्ड मिनरल वाटर है उसको अथराइज करता है कि दैट the composition of this particular water bottle is safe for human consumption and you can drink that water. It will not cause any hazard to your हेल्थ। तो ऐसा कुछ उस पर लिखा भी होता है, इट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, ओके। चलो, अगला क्वेश्चन है, maximum residue limits for individual pesticides in or on specific commodities is proposed by, देखो यार हमारे जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अगर आप उनको लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हो तो हमें उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स को मतलब डालना पड़ता है इन सर्टेन कंपोजिशन, सो दैट कि उस पर कोई भी पेस्ट जो है वो अटैक ना करे और आपके फूड प्रोडक्ट को स्पॉइल ना करे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, इफ यू वांट टू increase the shelf life of any food product, you have to install some chemicals in it, either in the form of a powder or some chemical or some liquid, तो उन्हें हम पेस्टिसाइड्स कहेंगे। तो एक मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट होती है हर एक पेस्टिसाइड के लिए, हर एक कॉमोडिटी के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे बोल दिया मतलब सेरेलेक की ही बात कर लूं मैं, मतलब ऐसा कि वो पेस्टिसाइड नहीं है, जस्ट मुझे एकदम से रैंडमली ध्यान आया एग्जांपल में, सेरेलेक की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड है ना फॉर न्यू बॉर्न इज डिफरेंट। आई मीन न्यू बॉर्न को तो वी आर नॉट विल नॉट, मदर मिल्क इज अ बेस्ट, ठीक है, यही बेस्ट फीड होता है। 6 मंथ के लिए डिफरेंट है, 8 मंथ के लिए डिफरेंट है, 10 मंथ के लिए डिफरेंट है, 12, 18 सबके लिए डिफरेंट है जो उसका रेशियो है जिसमें वो प्रिपेयर किया जाता है। इवन जो उसकी कंपोजिशन है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो देयर इज सम अथॉरिटी विच प्रिस्क्राइब इट और उसको एक लाइसेंस नंबर दिया जाता है। इन द सिमिलर मैनर, maximum residue limits for individual pesticides in or on specific commodity किसके द्वारा प्रपोज होता है? इट इज प्रपोज्ड बाय JMPR। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ गाइस, पता क्या होता है, मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चंस करा रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि मैम 10 की जगह 15 क्वेश्चंस करा दो, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप लोग के लिए ऐड कर रही हूँ, सेशन ज्यादा क्रिस्प मतलब छोटा रख रही हूँ ताकि आप लोग को इंटरेस्ट आए देखने में। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग एक नोटबुक मेंटेन करो, उसमें क्वेश्चंस लिखो। और
देखो 10 क्वेश्चन इन अ डे, तो 10 डेज में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, उसके अलावा आपके कम्युनिटी पोस्ट है, उसके अलावा शॉर्ट्स है, तो डोंट वरी, सब कुछ हो रहा है अच्छे से। उसके अलावा कुछ आपके थियरी पोर्शन भी अवेलेबल है, ठीक है, बस प्रिपरेशन पे ध्यान दो। ऑलराइट, और जो भी आपके डाउट एंड क्वेरीज है कमेंट में लिखो, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और ये जो 3 यहाँ पर टर्म लिखी हुई है ना, इनकी फुल फॉर्म अपनी नोटबुक में लिखो। जब आप कुछ थोड़ा सा खुद भी सर्च करते हो ना, चीजें लंबे समय तक आपको याद रहती है। एमआरए की फुल फॉर्म तो अभी आगे अगले क्वेश्चन में आएगा। ये दोनों फुल फॉर्म आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करो, और प्लीज मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर JMPR। अब JMPR क्या होता है भाई? इट इज अ जॉइंट FAO, Food and Agriculture Organization, oblique WHO, World Health Organization, meeting on pesticide residues. Okay. ठीक है, the organization responsible for formulating Indian standards को formulate करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है? अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फिश लिखा है, आपने ये क्यों नहीं रीड किया? Any food article which is need to be formulated under Indian standards, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज बिस। ठीक है, कोई भी फूड कॉमोडिटी जिसको आप इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट करेंगे, उनको जो स्टैंडर्डाइज करने का काम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है कि फूड अथॉरिटी का चेयरपर्सन है, उसको किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? अभी देखो, मेरे को फॉरेस्ट्री का नॉलेज सपोज करो ज्यादा है, ठीक है, और मैं अकाउंटेंट के काम में चले जाऊँ, मेरा कैलकुलेशन जनरली भी बहुत वीक है, तो आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट वर्क और दैट मार्क, मैं वो बेंचमार्क ही नहीं रीच कर पाऊँ। सिमिलर वे अगर कोई फूड अथॉरिटी में है, अगर आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम देना चाहते हैं, टेक्निकल ऑफिसर का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप लोगों से डिजायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, दैट योर बैचलर और मास्टर शुड हैव दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि हम ये टेस्ट भी करने वाले हैं। इन द सिमिलर मैनर, इफ अ पर्सन इज दैट हाई पोस्ट, चेयर पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे चेयरपर्सन ऑफ FSSAI लिखकर बताना है। ओके, चेयरपर्सन ऑफ FSSAI इज योर होमवर्क, मतलब होमवर्क नहीं है, कमेंट में क्वेश्चन का आंसर। इससे पता है क्या चीज होती है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ये सेशन यहाँ तक देखते भी हो कि नहीं देखते हो, या फिर रास्ते में छोड़ के कहीं चले जाते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको फूड साइंस का नॉलेज अच्छा होना चाहिए अगर उनको डील करना है इनमें। ओके, अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टर ऑफ एपेडा इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करेगा अपेडा के डायरेक्टर को? अपेडा ही अपॉइंट करेगा। अपेडा इज एन अथॉरिटी। अभी अपेडा की फुल फॉर्म क्या होती? It stands for Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority। जो एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से कहीं और पर, उसके डेवलपमेंट अथॉरिटी will appoint the director of APEDA। एंड गाइस, आप लोग के लिए एक और होमवर्क क्वेश्चन है, अपेडा का फिलहाल डायरेक्टर कौन है? और ये मैं भी आप लोगों को शॉर्ट की हेल्प से बताऊंगी, बट आई वांट यू टू आंसर इट इन कमेंट बॉक्स कि अपेडा के डायरेक्टर फिलहाल कौन है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ MRA। MRA की फुल फॉर्म क्या है? देखो, ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले था ना, तो वही क्वेश्चन है कि MRA की फुल फॉर्म क्या है। तो MRA की फुल फॉर्म आप लोग के ऑप्शंस में से है माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट के एक सर्टेन फूड पार्टिकल से, सर्टेन फूड कमोडिटी से क्या माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क है, उसको एक्सेस करना। अगला है, देखो, एक पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस है, अगर उस पर ये मेंशन होगा कि इस पर्टिकुलर रीजन में ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, तो इससे दो कंट्रीज और जितने भी कंट्रीज के बीच में वो फूड कमोडिटी का ट्रेड होगा ना, वो उस हिसाब से कंसिडर किया जाएगा कि हाँ, ये इस कंट्री से फूड प्रोडक्ट आया है, तो इसके अंदर ये वाले कंपोजिशन होना अनिवार्य है, या फिर ये जो प्रोडक्ट, ये जो सर्टेन सब्सटेंस है, इसमें पाया जा भी सकता है, नहीं भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो एक ऑटोनॉमस कमर्शियल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड टू प्रमोट एंड सस्टेन, जो आपके म्यूचुअल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और सस्टेन करने के लिए, एंड टू डेवलप इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को डेवलप करने के लिए अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं? इट इज नोन एज अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इसे क्या कहा जाता है? आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन विच इज योर होमवर्क क्वेश्चन, यू ऑल नो दैट 10th क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, लेकिन आज तो बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो गए। और इसी के साथ मैं आपको बोल देती हूँ गाइस, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि मैं भी एक शॉर्ट की हेल्प से आपको ये सब चीजें बता दूंगी। पहला होमवर्क क्वेश्चन है वो दो फुल फॉर्म्स आपको बताने। सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है एफएसएसएआई के चेयरपर्सन कौन है। थर्ड होमवर्क क्वेश्चन है अपेडा के डायरेक्टर कौन है। एंड फोर्थ होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, एमपीईडी में आपका क्या इंक्लूड होता है। साथ में आप लोग बताएंगे कि एमपीईडीए की फुल फॉर्म क्या है। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन है, लेट मी रीड द ऑप्शन अलाउड। मेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड इजी, प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर सी फूड इंपोर्ट ट्रेड, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल मेरीन प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट, इंस्पेक्शन ऑफ marine products, its raw material, fixing standards and specification. Okay, तो ये सारे ऑप्शंस आप अच्छे से रीड करेंगे एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में ही आप लोगों के लिए सेशन रिलीज कर दिया है, क्योंकि कल नहीं हो पाया था। ओके, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट।